लखनऊ में हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी और ब्यूरो हेड सपना चारण ने आचार्य विजय वर्मा, बीजेपी नेता शबनम पांडे, अभिनेत्री प्रकृति चंद्रा समेत कई दिग्गजों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं चर्चा में क्या कुछ खास रहा। मौजूद हैं आज के खास कार्यक्रम में जो महायुद्ध 2024 को लेकर है। आपका क्या एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका 2024 का इलेक्शन किस तरफ बाजी मारेगा? देखिए, एक्चुअली हमको लगता है कि युद्ध जो होता है वो दो राजाओं के बीच में होता है। एक राजा जो वर्तमान में है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कुंडली में हमने बहुत रिसर्च की, काफी कुछ रिसर्च किया। इसके पहले भी हमने बहुत सारी बातें कही हैं और नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है उसको अगर हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी का जो ये नारा है और वो जो कॉन्फिडेंस है 400 प्लस का, 400 पार का, वो पूरा होता वो पूरी तरीके से दिख रहा है। जुझारू आदमी है, उनकी लग्न वृश्चिक है, वृश्चिक राशि के हैं और जैसा कि पहले भी शायद इसी चैनल में किसी चैनल में हमने कहा है कि शनि की जो स्थिति है, क्योंकि शनि ही सबको बनाता है और बिगाड़ता भी है, तो शनि देव की जो पोजीशन है उसको देखते हुए भी नरेंद्र मोदी जी हमको पूरी तरीके से लीड करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इस साइड में कुछ सीटें हो सकता है कम हो, लेकिन हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि दक्षिण में और उस साइड में काफी कुछ सीटों में बढ़ोतरी होनी है। तो जीत तो नो डाउट नरेंद्र मोदी जी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात की तो बहुत बड़ी संभावना है। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख के कई आचार्यों ने, कई पंडितों ने ये बताया कि उनकी 10 साल की दशा थी, तो क्या वो 10 साल की दशा उनकी चल रही है या वो खत्म हो गई है या आगे किस तरह से काम? वो 100% चल रही है और वो अभी चलेगी और हमको लगता है कि अब की बार कुछ कोविड वगैरह की वजह से उन्हें काम करने का मौका कम मिला है और अभी तो फिलहाल ये लीड करेंगे ही करेंगे और कोई ताकत नहीं है, बल्कि लीड भी करेंगे। और शायद जो आने वाला, क्योंकि भारत का जो लग्न है वो भी वृष लग्न है और कर्क राशि है, तो अगर भारत की कुंडली को भी देखते हैं तो ये जो आने वाले जो 5 साल हैं वो भारत के लिए बहुत जबरदस्त अच्छे हैं। आचार्य जी, ये साल शनि का साल क्यों कहा जा रहा है? एक्चुअली हर साल हम लोग किसी को मंत्री और किसी ग्रह को राजा बनाते हैं, तो अब की बार शनिदेव खुद मंत्री हैं, तो शनिदेव बहुत अच्छे से न्याय करेंगे। जैसा कि हम पहले भी कहे हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और सबसे बड़ी बात है कि शनि कर्म के देवता हैं, कर्मों के हिसाब से काम करते हैं। कार्यों को बढ़ाते हुए बात करते हैं शबनम पांडे जी से। शबनम पांडे जी के बारे में पहले आपको मैं बता दूं, ये एक समय में रीता बोगड़ा जोशी जी की एक शिष्य आ रही है। मेरे को बहुत टाइम से जानता हूँ, करीब 20 सालों से मैं इनसे परिचित हूँ और इन्होंने उनका काफी टाइम तक साथ दिया है। पहले वो कांग्रेस में थी, शबनम पांडे जी ने अपना जो कैरियर शुरू किया था तो कांग्रेस में थी। उसके बाद जब रीता बोगड़ा जी भाजपा में आई तो उसके बाद शबनम पांडे जी भी भाजपा में आई, आज भाजपा की नेत्री हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पहला नारा है 400 पार, इसको किस तरीके से देख रही? क्या वाकई 400 पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है या नहीं जा रही है? जा रही तो क्या देखिए, सबसे पहली बात कि आज हम ऐसे दिन पे इस कार्यक्रम को में संबोधन कर रहे हैं कि दूसरे दिन हमें वोट देने जाना है। तो सबसे पहला अपील तो जनता से करती हूँ, जहाँ जहाँ इलेक्शन है, जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सभी लोग सपरिवार सपड़ोसी वोट देने जाएं, क्योंकि हर किसी के वोट का इस डेमोक्रेसी में बहुत महत्व होता है और एक स्थिर और मजबूत सरकार लाने के लिए हमें निश्चित तौर पे अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। अब दूसरी बात 400 पार। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जब घर में एग्जाम दे के आता है और अपना बताता है कि मेरा पेपर ऐसा हुआ, मैं ऐसा, या एग्जाम की तैयारी करते समय भी अपने लोगों को बताता है कि मेरा पेपर ऐसा है, हुआ है, होगा, या मेरी तैयारियां ऐसी हैं,
तो इन 10 सालों में सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया है, जितने जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सत्ता को चलाया है, ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती है और इस महत्व को जनता भी समझती है। और इसी के का आकलन करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं भाजपा में हूँ इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, पर अगर जनता के बीच जाती हूँ तो जनता खुद ब खुद इस बात को कहती है, शायद कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं होता जहाँ की ये कल्याणकारी योजनाएं या देश को आगे बढ़ाने वाली तमाम योजनाओं से लोग अछूते रहे हों। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, व्यापार वाले लोग हैं, वो कनेक्टिविटी को लेकर बहुत प्रसन्न हैं कि देखिए एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो, सब में भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया, भारत सरकार ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि 5 दशक तक रहने वाली सरकारें आज सोच रही हैं विपक्ष में बैठे कि हम इसकी तोड़ क्या निकालें। अभी हमसे पहले जब एक पत्रकार बंधु बता रहे थे प्रभात जी, तो कह रहे थे विपक्ष कैंपेनिंग के लिए बाहर नहीं निकला, अगर निकलता तो असर होता, पर वो निकले तो किस हिस्से पे निकले, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने 5 दशक तक ये विकास नहीं किया देश का, प्रदेश का, जो इस सरकार ने किया है। 2024 को लेकर हमने बातचीत की, हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट मौजूद रहे, यहाँ पर सबसे अलग अलग विषयों पर बातचीत की, हमने पॉलिटिक्स को लेकर बातचीत की और भी अलग विषयों पर बातचीत की। उसी क्रम में हमारे साथ प्रकृति चंद्रा जो कि अभिनेत्री हैं, जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुंबई में अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अपने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए, अपने करियर के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि डेथ के बाद आईज डोनेट करने के लिए, और ये मैं तब से कर रही हूँ जब से मैं 4.5 साल की थी। और आज मेरे इन एफर्ट्स की वजह से हंड्रेड्स ऑफ कॉर्नर ब्लाइंड्स इस दुनिया को देख पा रहे हैं, जिसके लिए मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स टॉइस उसमें आ चुका है। इसके अलावा मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था और फाइनली अब मैं बॉलीवुड में मेरा म्यूजिक वीडियो आ गया है और मैं एक स्टैब्लिश एक्टर बन गई हूँ एंड मैं एक डांसर हूँ और मैं एनिमल्स को भी बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरी एनजीओ है जिसमें मेरे सारे बच्चों के लिए बहुत सारा कैंप्स चलते रहते हैं। अलग अलग प्रोफाइल के लोगों से हमने आज बातचीत की, तो जैसे कि आप एक्टिंग करती हैं और साथ साथ आपने बताया सोशल वर्कर भी आप हैं। हम लोग इलेक्शंस को लेके बातचीत कर रहे हैं, लोकसभा 2024 को, उस पर आपकी क्या सोच है, क्या कहें? मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये लखनऊ शहर में हो रहा है और मैं स्पेशली मुंबई से फ्लाई करके मेरा और मेरा भाई लखनऊ आए हैं ताकि हम अपना वोट कास्ट कर सकें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश या किसी भी देश के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने देश की बागडोर किस इंसान के हाथों में सौंप रहे हैं। पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हम अपना रिटायरमेंट प्लान करने लगते हैं। पर हमने उस शहर या उस देश के लिए क्या किया जहाँ पे हम पैदा हुए, जहाँ की मिट्टी ने हमें बनाया, हमें नाम दिया, जिस हवा पानी में हम रहे, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। हम कोई भी देशभक्ति की मूवी देखने जाते हैं तो हम कितना उसके 1-2 दिन तक उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं कि वो काश हम भी जा सके, हम कुछ कर सके। सो दिस इज योर चांस। मेरे आज जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर किसी का भी कोई आप ऐसे दूसरे शहर में है जहाँ पे आप वोट नहीं डाल सकते, तो आप प्लीज ट्रैवल कीजिए, थोड़ा सा पेन लीजिए और अपने जगह पे जाके जरूर वोट डालिए, क्योंकि वोट डालने के साथ आप अपने साथ साथ अपनी आने वाली जनरेशन की भी जिंदगी बदलने वाले हैं, अपने इस देश को बहुत ऊपर ले जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है।
बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं इस इंडस्ट्री में होके, चाहे नॉर्मल इंसान कोई भी जब बोला जाता है कि आप कहाँ से, मैं इंडिया से हूँ। जैसे हमने आपसे कहा कि ये महायुद्ध 2024 है और राजधानी में कल यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, वोट यहाँ पड़ने वाले हैं। लगभग मुझे जितना पता है 2 दशकों से तो मैं आपको देख रहा हूँ कि सक्रिय पत्रकारिता और तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जो लखनऊ से होकर के भारतीय राजनीति में भी गए हैं, आपने उनको बहुत नजदीक से कवर भी किया है और साथ में आपने कहीं ना कहीं उन्हें गाइड भी किया है। सर, इस बार का चुनाव जो है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए ब्रजमोहन जी, इस बार के चुनाव में मैं ये देख रहा हूँ कि जो चुनाव की एक चमक धमक होती थी वो तो नहीं दिखाई थी। मैं कई जगह गया, पश्चिम में भी गया। पश्चिम में 2 चरण के जो चुनाव हुए, वोटिंग टर्नआउट बहुत कम हुआ, लोगों में वो उत्साह नजर नहीं आया जिस तरीके से चुनाव में आता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई तरीके के प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, कई तरीके की भविष्यवाणियां अभी होंगी। 14 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, लगभग 300 सीटों के ऊपर चुनाव हो चुका है। अब 162-163 सीटें बची हैं, जिसमें 3 चरण बचे हुए हैं। कल यहाँ राजधानी लखनऊ में मतदान है 14 सीटों पे 5वें चरण के चुनाव में। बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। यहाँ लखनऊ से राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पड़ोस में अमेठी और रायबरेली है, जहाँ से स्मृति ईरानी जी हैं, और रायबरेली से एक माँ की पैतृक सीट राहुल गांधी को दी गई है, जो कांग्रेस के एक युवराज है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ये जो पूरा चुनाव का मैं जो 2024 का पूरा देख रहा हूँ, वो मुझे ऐसा नजर कहीं नहीं आया कि नेताओं के जो जनता के बीच एक संवाद होना चाहिए था, वो संवाद चाहे वो डेवलपमेंट विकास के नाम पे हो, चाहे वो देश के एक उत्थान के लिए हो, वो कहीं ना कहीं जब मंच चुनाव के सस्ते हैं तो कहीं ना कहीं वो भाषा का, जैसे कहते हैं कि भाषा का एक भ्रम का जाल वो जनता के बीच डाला गया पिछले 3-4 चरण में। अब जो चुनाव की जो गर्मी थोड़ी सी लू के बाद, क्योंकि इस समय लू का मौसम चल रहा है, वोटिंग टर्नआउट कम भी हुआ है, इसका कारण भी हमारे मौसम के आधार पर हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव की एक जिसे कहते हैं, जो मैंने 90 के बाद जो चुनाव देखे, उस चुनाव में जिस तरीके से नेता लड़ते थे चुनाव, मुझे वो कहीं नजर नहीं आया कि वो भाषा का बड़ा ऊटपटांग तरीके की भाषाएं अब देश के सामने आ रही हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, मंच पे, या छोटा नेता हो। तो ये कहीं ना कहीं निराशा का एक कारण है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है कि मतदाता अपने घर से निकले, और बड़े बड़े नेताओं ने भी अपील की है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो मुझे 4 चरणों के मतदान में कुछ निराशा नजर आई, और ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि मतदान हर 5 साल में एक वोट देने का जो एक हमारा एक जो मौका मिलता है, एक नई सरकार और एक अच्छी सरकार चुनने का, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच मुझे ऐसा लगता है कि जो निराशा है उसको कहीं ना कहीं और आशा में परिवर्तित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। मैं अभी प्रभात जी को सुन रहा था, आपको भी मैंने सुना, तो प्रदेश के बारे में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के लोगों में क्या चाह है, क्या हमारा प्रदेश कैसा दिखाई दे, और हम चूँकि पूरे देश के एक महत्वपूर्ण भाग हैं, तो हमारे प्रदेश से निश्चय ही पूरे देश में राजनीति होती है, सबसे ज़्यादा एमपीज भी हैं, तो निश्चय ही वी आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेट। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चुनाव के चरण भी हैं, मैक्सिमम चरण भी हैं, और मैं भी एक वोटर हूँ, और कल मुझे वोट देने जाना है। तो मैं तो केवल इतना ही बिंदु पर प्रारंभ करूँगा, और चूँकि मैं जिलों में जिलाधिकारी रहा हूँ, कई जिलों में रहा हूँ, और मैं दिव्यांगता के साथ भी जुड़ा रहा हूँ भारत सरकार में,
जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द का जो है यूज़ स्टार्ट किया और दिव्यांगों तक को जो है घर पे न छूट जाए, बूढ़े से बूढ़े लोग वोटर जहाँ भी हों वो अपने वोटिंग बूथ तक पहुँच जाएं, तो दिव्यांगों को वोटिंग बूथ तक पहुँचाना, फर्स्ट टाइम वोटर्स को वोटिंग बूथ तक पहुँचाना, जो अपने शहर में नहीं बाहर हैं वापस शहर में आकर अपने बूथ पर वोट दे देना। तो मैं तो यही केवल कहूँगा शुरुआत में कि अपना वोट जरूर डालें। अगर आप अपने डेमोक्रेसी के लिए जरा भी थोड़ा भी आपका जो है कमिटमेंट है तो वोट जरूर डालें। मैं देख रहा हूँ आजकल कि हर आदमी सोशल मीडिया पे, हर बच्चा भी, स्टूडेंट भी सोशल मीडिया पे है, हर यूथ सोशल मीडिया पे है। तो अगर आप सोशल मीडिया में 5 साल हैं तो 5 मिनट जाकर अपना वोट अपने ही बूथ पर ना डाल सकें, ये उचित नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरी बहू और माननीय ऑफकोर्स सभी लोग, हम लोग कल जाकर सुबह 10 बजे अपने केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में वोट डालेंगे। और माननीय जी की इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं, तो मैं जिलों में चुनाव में हम लोग वोटर प्रतिशत बढ़ाते रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमें पुनः एक अवसर मिल रहा है कि हम वोट डाल सकें। ये ज़रूर है, अभी एक किसी और चैनल पे मुझसे पूछा था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। मैं शुरुआत में ही कहना चाहूँगा कि चुनाव अगर एक बार हो 5 साल में तो उसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि रिसोर्सेज भी बचते हैं, लोगों को भी मौका मिलता है तो एक बार में अपने वोट डाल सकें। तो इन शब्दों के साथ आपने मुझे आज आमंत्रित किया, धन्यवाद। पूछिए सर। खासतौर से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अवनीश अवस्थी जी यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी तो हैं, लेकिन इन्होंने भारत सरकार में भी काम किया है और तमाम मैं ये बात कह सकता हूँ आपसे क्योंकि जिलों में भी इन्होंने काम किया है, कई सरकारों को भी काम किया है। मैं आज इनके सामने एक ऐसी बात रखूंगा शायद जो इन्हें खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये अधिकारी जिनको आप शायद फिल्मों में ऐसी भूमिका में देखते होंगे वो आपके साथ मौजूद है। सर 2012 की ये बात है, शायद आपको ये बात पता नहीं कितनी पता है। मैं सिंचाई बात गेस्ट हाउस में बैठा था और उस समय के नेता थे, तो पावर का उस समय चला, पावर सेक्रेटरी थे यूपी के, और वो मिनिस्टर ने मेरे सामने, क्योंकि कोई मिलने वाले आए थे और उन्होंने आपसे को फोन करके बोला कि ये पावर के सेक्रेटरी आप हैं और ये हाइड्रो का प्रोजेक्ट का कुछ इनका है वो आप कर दीजिए। आपने बोला मेरे से जो काम होगा मैं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं आपको करना पड़ेगा। आपने वहां से जवाब दिया क्योंकि फोन स्पीकर पे था, आपने जवाब दिया सर आप मुझे हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं पहले काम करवाएंगे तो फिर हटाएंगे। को लेकर मैं उत्तर प्रदेश बहुत पहले से आती रही हूँ, महिलाओं को लेकर जो बदलाव आया है और जितनी खुल के हम लोग चल पाते रोड पे, ऐसा पहले नहीं था, मैंने खूब महसूस किया। बस उसी पर मेरा सवाल है कि आप गृह विभाग में भी रहे तो इतना सेफ्टी आप देखिए जो आपने प्रश्न किया उसका मैं जड़ से उत्तर देता हूँ। अगर किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होती है वो तभी बेहतर हो सकती है जब इस तरह से गुंडे, माफिया, जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए। क्रिमिनल एलिमेंट सबसे पहले किसको प्रभावित करते हैं? समाज के कमजोर लोगों को, समाज में व्यापारियों को, सड़क पर चलती महिलाओं को, स्कूल के सामने निकलती हुई छात्राओं को, इनको जो है प्रभावित करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से तय किया कि 0 टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। 0 मीन्स 0। एंड दूसरा उन्होंने कहा कि प्योर रूल ऑफ लॉ। तो मुख्यमंत्री जी का जो ये महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और इस पूरे जो एस्पेक्ट को 50% हमारा जो है महिलाएं हमारे प्रदेश में हैं, लड़कियां हमारे प्रदेश में हैं, उस पर विशेष काम किया।
118 से अधिक कोर्ट्स महिलाओं के क्राइम्स और बच्चों के क्राइम्स के नए प्रदेश में स्थापित हुए। आज कल परसों मैं देख रहा था, महीनों से मैं देख रहा हूँ, सालों से अब देख रहा हूँ कि किसी भी मामले में, रेप के मामले में, मर्डर के मामले में, कोई भी मेजर क्राइम के मामले में यूपी का स्थान जो है 18वां, 20वां या मे भी 30वां स्थान आ गया है। मतलब वी हैव दी लोएस्ट रैंक। ये पॉसिबल तभी हुआ है जब हमारे प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है, जो यूपी पुलिस है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस है। इसकी 3 लाख से संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख की गई। इसमें महिलाएं 10,000 से बढ़ाकर 20,000 महिलाएं और जोड़ी हैं। विमेन कांस्टेबल 30,000 महिलाएं होगी। इसके लिए जो है टेक्निकल साइड में, साइबर में, फॉरेंसिक में, वेपनरी में इसको टेक्निकली और मजबूत किया गया। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए थाने, नए पुलिस स्टेशन, नई पुलिस के वाहन, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बढ़ाया गया। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो महिला सशक्तिकरण पर आपने बात की। भाजपा की जब बात आती है ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में इस बात को कयास भी है, और खासतौर से क्योंकि वो लोग वोट डालते हैं। अब हम अपने साथ में यहाँ पे महिला है, उनके पास भी लोगों से पूछवाएंगे क्योंकि आपने जो बातें कही वो कितनी प्रैक्टिकली वो है, उसके लिए भी हम जरूर इस बात को जानेंगे। ये हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो दिन भर काम करती है, शाम को ये अपने परिवार को संभालती है। भाजपा की सरकार 2017 से यहाँ पे है। मैम आप बताइए, आप अपना जो है ना दिन भर में देखता हूँ कि आप काम भी करती हैं, शाम को अपने परिवार को संभालती हैं। सरकार की क्या भूमिका हुई 2017 के बाद से अब तक? क्योंकि शबनम जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है। लेकिन आप क्या सोचती हैं, और आप इनसे कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? मैं ये सोचती हूँ कि भाजपा सरकार अच्छी है हम लोग के लिए, क्योंकि इससे पहले जो भी था हम लोगों ने पिछले सरकार को भी देखा था। तभी हम बाहर निकलते थे, तभी हम जॉब पे जाते थे, तभी हम सारी चीज़ों को फेस करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब से भाजपा सरकार है यूपी में, तभी हम जॉब पे जाके निकलते हैं। जो हम फ्रीडम, जो हम चीज़ें फेस करते हैं, सोचते हैं, अभी महसूस करते हैं, वो पिछली सरकारों में हमने नहीं किया। अभी हम कहीं भी जाते हैं एकदम निधड़क जाते हैं, और चाहे कितनी भी टाइम हो जाए तो ऐसे में बिना हिचक के चली आती हूँ, बिना डर के। लेकिन पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि अरे चलो थोड़ा ये हो रहा है, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो हम लोग थोड़ा हिचकते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये सरकार हम महिलाओं के लिए तो काफ़ी अच्छा है हर स्तर पे। और समापन पे जब इस देश में धर्म अपनी पराकाष्ठा को पहुंच चुका है, और धर्म हर वो राजनीतिक दल कोई भी हो, वो धर्म की चादर ओढ़े कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेक रहा है। लेकिन उसमें इसी क्रम में तमाम ऐसे भी लोग हैं जो धर्म के प्रति उसको तरक्की, डेवलपमेंट से कहीं दूर रखते हैं, और इसलिए उनको कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के साथ बहुत सारे सरोकार हैं और उनसे उम्मीदें हैं, और उनसे उन्होंने उस उम्मीद के चलते वो उन पर आप दोबारा भी भरोसा करना चाहते हैं। और आज इन्हीं सब चर्चाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं फादर सचिन सिंह। फादर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। वेलकम, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच आप सभी का और ब्रिज मोहन जी आप सबका कि आपने ये न्योता हमें दिया कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हो सकूं और कुछ बातें वार्तालाप कर सकूं। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि ये मंच बड़ा अलग सा है। आमतौर से संडे का दिन है और जो एक पादरी का जो धर्म है वो चर्च में होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज से काफी वर्ष पहले जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ रहते थे, शासन के बगल में रहते थे। उसका कारण ये था कि धर्म और कर्म, शायद ये आप मुझे सही बताइए कि आप धर्म के रक्षक हैं, आप धर्म के प्रतिनिधि हैं और हम एक पत्रकार हैं, लेकिन धार्मिक जो प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं शासक के साथ हमेशा रहा करते थे। वर्तमान प्रदेश में यहाँ पे चुनाव है और खासतौर से लखनऊ में चुनाव है, आप भी लखनऊ में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव के मुद्दे? इस बार आपको क्या लगता है कि जिसको देख करके आप लोग वोट डालेंगे? और मतलब ये थोड़ा निजी सवाल हो जाएगा, लेकिन आपको किस पार्टी को आप अगर मैं बोलूं, अगर आप दल का नाम ना भी बताना चाहें तो किस तरह की पार्टी को आप अपना वोट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि जो आपने पुराने समय की बात बताई कि जो धर्म गुरु हुआ करते थे, उनमें मेरे जो ग्रैंडफादर दादाजी जो धर्म गुरु थे, कैंट क्षेत्र में जहाँ पे चारों धर्म गुरु साथ में कार्य करते थे, और साथ साथ में जब डॉक्टर राधाकृष्ण जी यहाँ पे आए और भी जो नेता आए, सबसे खास तो डॉक्टर राधाकृष्ण जी, तो इन चारों धर्म गुरुओं को साथ में बुलाया गया। आर्मी हेडक्वार्टर्स में, दूसरी ग्राउंड में आर्मी डे के टाइम पे वो आए, फ्लैग होस्टिंग की, राष्ट्र को सम्मान किया और साथ साथ में झंडारोहण भी किया, और उन चारों धर्म गुरुओं को उन्होंने एक समान उनको फेलिसिटेट किया, उनसे बातचीत की। तो वो समय था कि राष्ट्र धर्म गुरुओं के साथ मिलकर और धर्म गुरु राष्ट्र के साथ मिलकर काम करते थे, और वही ट्रेंड जबकि हम इस लेगेसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम भी उसी पंचरों पे अपने दादाजी के हैं, और वही चीज़ जो हमने सीखा उनसे वो आज भी उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब रही बात धर्म की, कि धर्म और राष्ट्र किस तरीके से साथ में काम करे, तो इसके बारे में बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, जिसपे ये हिदायत दी गई है कि ये होली बाइबल में एक बात स्पष्ट लिखी गई है, और उस पर हम लोग को ऑर्डर दिया गया है। अब वो ये कि अपने लीडर्स के साथ और अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है, क्योंकि जो पोस्ट उनको मिली है, चाहे लीडरशिप की चाहे ऑफिसर ग्रेड की, वो ईश्वर की तरफ से मिली है। तो हम लोग को ये हिदायत दी गई है कि जो भी सत्ता में होते हैं, कि हर एक सिटीजन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस देश को अपना परिवार समझते हैं तो याद रखिए आपका परिवार आपका शहर का यूनिट है, और शहर इस प्रदेश का यूनिट है, और प्रदेश पूरे देश का यूनिट है। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप अगर अपने ईश्वर के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार आप अपने देश के लिए भी काम करें। और अंग्रेजी में कहावत है, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, एंड इफ नॉट यू देन हू। थैंक यू वेरी मच।